हेलो स्टूडेंट्स, आज तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बताऊंगी क्या हो रहा है मुझे। तो पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, और साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे एकदम स्वस्थ, किसी प्रकार के कोई चक्कर में नहीं पड़े होंगे, क्योंकि आज हम करेंगे हमारी ही पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय का 21वां पाठ। नाम है चिकित्सा का चक्कर। आप देख सकते हो यहां पर। हाँ जी, ये अस्पताल का ही दृश्य है। कोई मरीज लग तो नहीं रहा कि ये मरीज हो। देखो जरा अच्छे से जूम करके। अब ये लग रहा है जैसे कि पड़ा हुआ है, अस्पताल में भी है, और यहाँ पर ये गुरुजी भी दिखाई दे रहे हैं। अब चक्कर क्या है, वो चक्कर में ही हम चलेंगे, चक्कर होकर आराम से, घन चक्कर में ना पड़ जाइयो। अब हम चलते हैं आगे, और पहले हम देखते हैं कि चिकित्सा का चक्कर लिखा किसने है। देख लीजिए, नाम है, लेखक हैं बेढब बनारसी जी। बेढब बनारसी जी के बारे में क्या आपने पहले सुना है? यदि नहीं सुना है तो आइए हम सबसे पहले उनसे ही मिलते हैं, अर्थात उनके बारे में जानते हैं। लेखक परिचय, बेढब बनारसी जी कौन थे और उन्होंने किस तरह की रचनाएं की हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम। जन्म कब हुआ जी? आपका जन्म हुआ 11 नवंबर सन 1885। बेढब बनारसी जी का जन्म हुआ 1885, 11 नवंबर, 11/11/1885। और इनकी रचना जो है चिकित्सा का चक्कर। क्या अस्पताल या चिकित्सा करवाते समय किसी को चक्कर आ गए, या चक्कर काट काट कर रास्ता ही भूल गए, घन चक्कर हो गए, क्या होगा? लगता है ये बहुत ही मजेदार पाठ है बेढब जी का। अब है जन्म स्थान कहां? बनारस, इसलिए तो इनका नाम है बेढब बनारसी। बनारस के जो रहे। बनारस वर्तमान में जिसको वाराणसी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, भारत। कृतियां देखते हैं। कृतियां का अर्थ समझते हो बेटा? कृतियां का अर्थ होता है रचनाएं। रचनाएं, ठीक है। बेढब की बैठक 1940, काव्य कमल 1940। अब ये पता है आपको ये सन क्यों लिखा रहता है कि किस वर्ष ये प्रकाशित हुई इनकी रचना? 1885 में आपका जन्म हुआ और बेढब की बैठक 1940 में प्रकाशित भी हो गई इनकी रचना। काव्य कमल ये भी 1940। बनारसी इक्का, गांधी का भूत और तनातन अभिनीता। अरे वाह, गांधी का भूत। रचनाएं तो आपकी पढ़नी ही पड़ेंगी भाई। बेढब बनारसी जी की रचनाएं जरूर पढ़ना। एक तो हम आज पढ़ ही रहे। मृत्यु हुई 6 मई 1968, उम्र 82। जब 82 वर्ष के थे तब आप इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपकी जो रचनाएं हैं, जब पढ़ने में ही इतना मजा आ रहा है, सिर्फ उनके नाम पढ़ने में इतना मजा आ रहा है, तो सारी रचना पढ़ने में तो हम झूमने वाले हैं। चलो तो आते हैं और हम चलते हैं चिकित्सा के चक्कर की ओर। चलो हम भी चलते हैं कि आखिर क्या है चिकित्सा का चक्कर, कौन से चक्कर की बात की जा रही है? ये कहानी है, कविता है, व्यंग है, निबंध है, कौन सी विधा है, देख लेते हैं। तो बेढब बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग्य, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, ये है एक व्यंग। अच्छा, क्या आपने एक और हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार का नाम सुना है जिनको पहचान ही मिली है? प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की बात कर रही हूं मैं, जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। हरिशंकर परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हम एक और व्यंग्यकार से मिल रहे हैं, बेढब बनारसी जी से। तो बेढब बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को, विरोधाभास कि कैसा अपने आप में जो वो कहते हैं वही वो नहीं करते हैं, मतलब उनकी बातों, अपनी ही बातें जो कह रहे हैं उसी में कुछ सच्चाई नहीं नजर आ रही, उसी में कुछ विरोध नजर आ रहा है। तो ऐसे ही विरोधाभासों को सफलतापूर्वक इस व्यंग में उभारा है।
चिकित्सक जानते हो, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर, ठीक है, हिंदी में सही नाम है चिकित्सक। चिकित्सकों की वेशभूषा कैसी रहती है? बहुत बढ़िया, एक वाइट एप्रन रहता है। नुस्खे, औषधि, निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए, कटाक्ष मतलब व्यंग्य या ताना, ताना, ठीक है। व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है कि किस तरह से चिकित्सा पद्धतियां अलग अलग तरह की होती हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। हाँ, एक और बात जानने में आती है, अनुभव भी की है, कि जब हम किसी कहीं जाते हैं हम चिकित्सक के पास, अब उसने हमको देखा, आपको ये है, चलिए अब मैं आपको दवा लिख कर देता हूँ, थोड़ा सा आपका बीपी हाई या बीपी लो, जो भी कहे, दवा लिख दी। कुछ दिनों बाद हमें आराम नहीं हुआ, फिर हमने उनसे कहा नहीं नहीं आप ये कंटिन्यू रखिए और बढ़ा देता हूँ मैं आपका डोज। चलो ठीक है, फिर नहीं हुआ, हम दूसरे चिकित्सक के पास गए। अब दूसरे चिकित्सक पहले चिकित्सक की निंदा करने लगते हैं। ये सबसे बुरा लगता है कि अरे आपने अब तक किसको दिखाया, आप सही जगह तो अब आए हैं। ऐसा क्यों? एक ही पेशे के दो लोग यदि पेशे की निंदा करेंगे तो भरोसा किस पे किया जाए? ऐसा तो नहीं कि बेढप बनारसी जी ने भी कुछ ऐसी ही बातों को उजागर किया है। तो पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य की व्यंग की वानगी को समझ पाएंगे कि हिंदी साहित्य में जितना व्यंग्य है और व्यंग्यात्मक तरीके से स्पष्ट जिन बातों को किया जाता है, संभवतः अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम चिकित्सा का चक्कर लगाने। बस चक्कर ना आ जाइयो, अच्छे से बैठियो, ध्यान से देखियो। हाँ जी, देखो अब यहां पर लिखा है मैं शैली का प्रयोग किया है, और जब कभी भी मैं शैली का प्रयोग किया जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उससे बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड हैं, बहुत अधिक उससे हमारा संबंध है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूं, देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। देखने में तो मैं बड़ा अच्छा हूं, कोई भी मुझे देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकता कि मैं रोगी हूं या मैं बीमार हूं। फिर क्या हुआ? मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। अब उम्र का भी उन्होंने जिक्र किया है कि आयु लगभग 35 वर्ष की है, आज तक कभी बीमार भी नहीं पड़ा। भैया अच्छी बात है कि आज तक कभी बीमार भी नहीं पड़े, 35 वर्ष की आयु है, कोई देखकर बीमार कह भी नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। ये तो लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी, देखो जरा, मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। सच में ये व्यंग समझो, सुनो अच्छे से, उसमें बिल्कुल आ जाओ, आप निकट बैठ जाओ, आप ध्यान से देखो, आप तब मजा आएगा आपको। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी हूँ, उम्र लगभग 35 वर्ष की है, आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। जब किसी को बीमार देखता हूँ तो मुझे लगता है काश मेरी भी इच्छा होती है कि कभी मैं भी तो बीमार पड़ता तो कितना अच्छा होता। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना तो अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। अब वो कहना चाहते हैं कि यदि मैं बीमार हो जाता तो बात ही कुछ और थी। हाँ, वो बात अलग है कि भाई समाचारों में नहीं आता कि मैं बेडप बनारसी जी को बीमारी हो गई है या वो बुखार आ गया उनको, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ वस्तुएं जो अक्सर मुझे खाने को मना की जाती हैं, वो मुझे बीमार या रोगी समझकर मिल तो जाती। हाँ, मैं भी बिस्तर पे पड़े पड़े ऐश करता, सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते, मेरी सेवा करते, कितना मजा आता। काश मैं भी कभी बीमार पड़ता। कभी किसी ने सोचा है ऐसा? बताओ जरा, सही बताओ। अच्छा, एक बार हम बताते हैं आपको बचपन की बात।
अब प्याज रखने से क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है ना। पता है आपको कि लू लगने से बचने के लिए हम प्याज अपने पास रखते हैं। प्याज में पानी की मात्रा अधिक होती है, वैज्ञानिक रूप से भी ये ठीक है भाई। तो प्याज रखने से बॉडी गर्म हो जाती है। तो अब अपनी बात नहीं बता रही हूँ, किसी और की बात बता रही हूँ। किसी ने कहा यार मुझे तो बीमार पड़ना है, और बीमार पड़ के मैं भी तो देखूँ, सबका अटेंशन पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं प्याज रख लेता हूँ। फिर चेकअप वेकअप हुआ, थर्मामीटर लाया गया, हाँ 102 बुखार है। हाँ मज़े आ गए कि चलो भाई बीमार तो पड़े। लगता है ऐसा ही कुछ लेखक भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनको ये लग रहा है कि मान लो समाचार में तो नहीं छपता कि मैं बीमार हूँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि मेरी सब देखभाल करते, सब इर्द गिर्द घूमते, मुझे कुछ खाने की चीज़ें मिलती। साधारण अवस्था में घर वाले जिन बिस्किटों को खाने नहीं देते वो मुझे खाने को मिलते। दवा की बात और है, खाने को तो मिलते, दवा तो खानी पड़ती, वो तो मैं खा लेता, लेकिन कुछ कुछ मेरी चीज़ें, पसंदीदा चीज़ें भी तो मैं खा पाता। तो इसलिए अच्छा ही होता कि मैं बीमार पड़ता। यूडी क्लोन की शीशियों सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेलकर मलती। अब शीशियां जो हैं मेरी बीवी अच्छे अपने कोमल करों से, कर मतलब हाथ, फिर उड़ेलती वो। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी कैसी तबीयत है। मैंने अभी कहा ना कि लोगों की अटेंशन पाने की चाह, दूसरा ये कि कैसे मेरे इर्द गिर्द लोग घूमें, मेरे बारे में जानने की कोशिश करें, मुझे अटेंशन देने की, मतलब मुझे अच्छा लगेगा जब मेरे बारे में लोग परवाह करेंगे। जो लोग हमेशा मुझसे कहते हैं मेरे दोस्त यार, वो भी यार अच्छे से आते और पूछते कैसे हो बेढब जी, तबीयत तो ठीक है ना, मेरी परवाह करते। हाँ अच्छा होता मैं बीमार होता, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है, ये सब बातें होती। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। लेखक के बारे में सोचिए, सच में इसको कहते हैं अपने विचारों को खुले तरीके से प्रस्तुत करना। ये संकोच ना करना कि अरे यदि मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा तो कोई क्या सोचेगा। सोचने दो, दूसरों को सोचने का मौका देना चाहिए। तो फिर हम क्यों सोचें कि वो क्या सोचते हैं, उनका काम उन्हें करने दो, हमारा काम हम करते हैं। तो अब लेखक सोच रहे हैं कि कितना मज़ा आता, कितना अच्छा लगता कि सब मेरी परवाह करते। हाँ बड़ी रोनी सी सूरत बनाकर, अपना सा मुंह, उतरा हुआ सा मुंह लेकर मेरी तबीयत के बारे में चिंतित होते, बड़ा मज़ा आता, मुझे बहुत अच्छा लगता। और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता, मुझे मजा आ जाता कि वाह क्या बात है ये। हाँ तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया। अब देखिए क्या हुआ, देखो यहां पर, एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, उसके बाद क्या हुआ, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रात में भोजन किया जाए, लेखक शाम को ही भोजन कर लेते थे। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख नहीं थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा कि खाना लगा दूं। मैंने कह दिया नहीं नहीं अभी भूख नहीं है। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूं, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा विशेष ना सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया, उस दिन थोड़ा ही खाया। अब श्रीमती जी इतना आग्रह कर रही थी तो श्रीमती जी के आग्रह को भला कौन टाल सकता है भाई। श्रीमती जी ने कहा कि देखिए अभी खा लेते तो अच्छा है, मैं अभी सिनेमा जा रही हूं, आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, ज्यादा भूख नहीं है, थोड़ी है तो थोड़ा ही खा लीजिए। श्रीमती जी का आग्रह है, या यूं कहें कि ऑर्डर है, आदेश है, मानना ही पड़ेगा। तो खा लिया, थोड़ा खा लिया। 12 पूरियां थीं
और वही रोज वाली आधे पाव मलाई। 12 पूरियां। पूरियां छोटी छोटी होती हैं, रोटियां थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो एक रोटी की समझो 2 पूरियां तो बन जाती हैं। ठीक है, 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधे पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहां से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने 4 पाई पर धरना दिया। अब देखो जरा क्या किया है इन्होंने। बहुत कम भूख थी, 12 पूरियां खा ली, आधे पाव मलाई। आधे पाव, एक पाव क्या होता है 250 ग्राम, आधा पाव मतलब 100-125 ग्राम मलाई खा गए। उसके साथ ही जब ये सब खा चुके तो पता चला कि प्रसाद जी के हैं, जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है यहां पर, यहां से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। अब क्या करें, रसगुल्ला तो हाँ पानी आ गया मुंह में, खाना ही है। यदि अभी नहीं खाया तो कल तक वो थोड़ा सा उसका स्वाद बदल जाएगा। चलो इसको भी खा ही लेता हूं, कल तक संभव कुछ खट्टा हो जाए, इसलिए मैंने रसगुल्ला भी खा लिया और 4 पाई पर धरना दे दिया। खूब अच्छा, जितना हर दिन नहीं खाते थे उससे ज्यादा कम भूख में खा चुकने के बाद 4 पाई पर पड़ गए लेखक जी, बेढब जी। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। अब देखो, प्रसाद जी का नाम आया है और छायावाद के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि छायावाद एक युग था जिसमें कुछ ऐसी रचनाएं थी जो प्रकृति से संबंधित थी। प्रकृति से संबंधित अर्थात छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। पंत जी, प्रसाद जी, वर्मा जी और निराला जी। ठीक है, ये छायावाद के नाम से जाने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जो कि यहां पर नाम आया है, जिनके यहां से रसगुल्ला आया था, वर्मा, महादेवी वर्मा जी, लाली वर्मा जी नहीं, महादेवी वर्मा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका हमने पाठ भी पढ़ा था, दीनबंधु निराला। तो ये हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, ठोस थे। अच्छा भारी भरकम रसगुल्ला था। अब देखो भाई क्या हुआ, एकाएक, अब सो तो गया पांव पसार कर, कहते हैं वे कि मैं सो तो गया, लेकिन अचानक से रात के 3 बजे नींद खुल गई। क्यों? देखो, नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। अब गैस चुभने लगी, कहते ना, अरे पेट में सुइयां सी चुभ रही हैं, ओ कुछ हो रहा है, या फिर मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, क्यों? पेट में दर्द हो रहा है। अब दिखता तो है नहीं कि पेट में दर्द कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है, सुइयां सी चुभ रही हैं। हाँ कुछ नहीं, चलो स्कूल। नहीं मम्मी, बिल्कुल खड़े होते नहीं बन रहा। और पेट का दर्द तो ऐसा दर्द है कि सच में भी हो रहा होगा तब भी सब कहेंगे ये तो नाटक कर रहा है। तो लेखक के साथ भी ऐसे ही हुआ। अब उनके पेट में सुइयां चुभने लगी, कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, ऐसा लगता कि बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की सदा मेरे पास रहती हैं। ठीक है, मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की, दोबारा दवा पी तिवारा। अब देखो, उसकी बूंदें पी ली 2 बार 3 बार, एक शीशी पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पी लिया फिर से पी लिया, कि सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी ही समाप्त हो गई। पूरी की पूरी शीशी धीरे धीरे करके पूरी गट्ट कर गए, पूरी दवा खत्म। दर्द में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं और दवा कम नहीं, दवा तो खत्म ही हो गई।
लेकिन दर्द ज्यों के त्यों था। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहां आदमी भेजना पड़ा। अब भाई डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि पेट तो रात भर, रात के 3 बजे से तो जैसे पेट में और बड़ी बड़ी सुइयां नहीं, जो बड़े बड़े आते हैं ना सूजा, जिनसे बोरे बोरे क्विंटल के जो गेहूं भरे जाते हैं वो सिले जाते हैं, ऐसा होने लगा। अब क्या करें? अब किसी आदमी को डॉक्टर साहब के पास भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया। वे इक्के पर तशरीफ लाए। इक्का जानते हो? तांगा, जिसमें एक घोड़ा रहता है। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में से हैं। ऐसे बढ़िया इतने बन ठन के आए डॉक्टर साहब कि जैसे किसी राजा महाराजा, शाही डॉक्टर है, ऐसे आए। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी ना कहने पाया था कि आप बोले। डॉक्टर पहले ही बोल पड़े। जबान दिखलाइए अपनी। जबान जानते हो? हाँ, जीभ। चलिए जबान दिखलाइए अपनी। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। बेडब जी की बातें भी देखिए आप। अब डॉक्टर हमेशा कहते चलिए जीभ बताइए, कर दिया, जीभ बता दी। तो प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखों में देखने में आता है, लगता है डॉक्टरों को भी मरीजों की जीभ देखने में वही मजा आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए। अब जीभ देखने के बाद स्माइल। कौन? अरे डॉक्टर मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। अब बोले कि जीभ वगैरह देखकर नहीं नहीं नहीं, घबराइए मत, आपका दर्द यूं चुटकियों में चला जाएगा। बिल्कुल दवा ले लीजिए आप, दवा पीते ही आपका ऐसे दर्द गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। बात कब की है? 1885 से के बाद की, ठीक है। अब क्या हुआ? मैं तो दर्द से बेचैन था, मतलब अभी भी दर्द रुका नहीं, दर्द कम नहीं हुआ, बेचैन था मैं, असहनीय दर्द कि क्या करूं। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए। अब बोले कि देखो अभी अस्पताल खुला नहीं है, नहीं तो आपको दवा मंगानी नहीं पड़ती, मैं खुद दे देता आपको। चंद्रकला फार्मेसी मेडिकल, वहां से दवा मंगवा लीजिएगा। हाँ, वहां दवाइयां बड़ी ताजी मिलती हैं, दवाइयों से कोई शिकायत नहीं रहेगी आपको। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। ये भी अच्छी सलाह दे गए। जब भी हमें पेट में दर्द होता है, सुइयां जैसे चुभती हैं, गैस बनती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी सलाह देते हैं कि बोतल में गर्म पानी भर के और उसकी सिकाई करो। तो वो भी कह गए। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी ना हुई। अब देखो बेढब जी, जो कहते थे कि मेरी इच्छा है कि मैं बीमार हो जाऊं, उनको इतना दर्द कि गर्म पानी से सेकते सेकते पेट में छाले पड़ गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल। अब क्या किया जाए? एक यहां पर एक मुझे चुटकुला याद आया। दवा, हाँ, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है डॉक्टर साहब मेरा पेट का दर्द तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं मैंने जो दवा दी थी वो पीली थी? बोले नहीं साहब, आपने जो दवा दी थी वो पीली नहीं थी, वो तो लाल थी। अरे बाबा, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो दवा दी थी वो खाली थी। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, वो खाली नहीं, वो तो भरी थी। हे भगवान, मैंने जो दवा दी थी उसे पी लिया था।
साहब जी, पी लिया उसे? नहीं पी लिया तो मुझे। अरे भैया, ए जा भाई, तू जा, अच्छा हो जाएगा, जा यहां से। ऐसे तो ऐसा ही कुछ हुआ बेचारे बेढप जी के साथ। दवा पी ली, गर्म पानी से सिकाई कर ली, लेकिन पेट का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्या करें? दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा। दर्द पास ही रहने लगा। लोग देखने के लिए आने लगे कि अरे ऐसा क्या है बेढप जी, कभी कोई दर्द या कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, क्या हुआ? लोग देखने आने लगे घर पर, जैसा हमने अभी एक चित्र देखा था। मेरे घर पर मेला लगने लगा, बहुत लोग आने लगे। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ ले आता था कि आप ये कीजिए, अरे ये खाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आपको आराम मिलेगा, आदि आदि आदि। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रही थी। क्या लिखा? जितने भी लोग आए वो सबके सब नुस्खा दे रहे थे उन्हें। किसी ने कहा हींग खिला दो, दर्द चुटकियों में गायब। नहीं नहीं, किसी ने कहा चूना खिला दो। जूते के खाने के अलावा सब कुछ खिला दिया, सिवा जूते के कोई चीज बाकी नहीं रह गई खाने के लिए, जिसे लोगों ने ना बताई हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी नहीं हुई। चिकित्सा का चक्कर, बाप रे, लेखक के साथ ही इतना बड़ा बवाल, ओ माय गॉड। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। आए हैं मुझे देखने के लिए, लेकिन कहीं प्रसाद जी की चर्चा होती, अन्य साहित्यकारों की चर्चा होने लगती, मतलब बैठकर गप्पे लड़ाई जाती। देखने तो आए हैं, लेकिन बातें कुछ और ही। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, बड़ी अजीब अजीब चर्चाएं होती। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। देखने आए हैं मुझे, लेकिन बड़ा भाई क्या करूं मैं, भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ हंसी आ रही है सच में। लोगों ने क्या कहा कि डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। अब डॉक्टर का नाम भी चूहानाथ, क्या क्या तो व्यंग लिखा है बेढप जी ने सच में। एक तो आपका नाम ही बेढप, बेढप मतलब बिना तरीका, कोई तरीका जिसका ना हो। अब डॉक्टर कौन आ रहे हैं? चूहानाथ कातर जी। अब बोले कि नहीं नहीं, बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर हैं चूहानाथ कातर जी, उन्हें बुलाइए, वे आपके पेट का ऐसा इलाज करेंगे कि शायद आपका पेट ही ना रहे। बहुत सारी ऐसी बातें हुई। और लेखक ने यह भी कहा कि इतने लोगों का आना जाना, बीड़ी सिगरेट वो अलग, और चर्चाएं कुछ चलती, किसका नाटक कैसा है, किसका प्रसाद जी का रंगमंच का क्या रहा, इस तरह की बातें चलती। इतने सारे नुस्खे दिए, इतने सारी चीजें बताई। किसी ने कहा चूना खाओ, दर्द गायब हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, हींग खिला दो, दर्द समाप्त हो जाएगा। बेचारे लेखक कहते हैं कि सिवा जूता खाने के और कुछ नहीं बचा। अब एक सज्जन बोले कि भाई ये दवा छोड़ो, अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं चूहानाथ कातर जी, उनको बुलाओ, उनकी दवा करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। बेढप जी जो हमेशा सोचते थे कि काश मैं बीमार हो जाता, लोग मेरे आसपास बैठे रहते, बातें करते, इच्छा थी ना, हो गए बीमार। अब देखो आप 3 दिन से पेट के दर्द में कराह रहे हैं, लेकिन पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। आओ चलते हैं आगे। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे। अब जैसा हमने देखा, क्या नाम है उनका? चूहानाथ। सच में हंसी तो आई है, चूहानाथ कातर जी।
तो बिल्कुल हंसिए हंसिए, हंसने खेलने के दिन हैं। चूहा नाथ कातर जी चूहा कुतरने का काम करते हैं तो नाम है चूहा नाथ कातर जी। तो आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है। बेढब जी क्या कहना चाहते हैं कि मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है जो नाम तो भाई माँ बाप ही रखते हैं ना, जैसे उनका खुद का नाम देखिए, बेढब बनारसी, तो उनके माँ बाप का दोष। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी। अब फिर आपको हंसी आएगी हंस लीजिए भाई, लेकिन जब 8 रुपए ही बहुत थी और मोटर का 1 रुपया अलग आने जाने का। आप लंदन से FRCS थे, मतलब बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। ये भी खूब है सच में। बेढब बनारसी जी एक बहुत ही खास, मैं पहली बार बेढब बनारसी जी को पढ़ रही हूँ। हरिशंकर परसाई जी को पढ़ा था व्यंग्यकार के रूप में, लेकिन बेढब बनारसी जी का अपना एक अलग ही अंदाज है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं उनकी और भी रचनाएं ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हो जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। ठीक है भाई, डॉक्टर जी आ गए हैं, चूहा नाथ कातर जी। तो क्या कहा उन्होंने, मिनटों में दर्द आपका गायब हो जाएगा, थोड़ा गर्म पानी मंगाइए, ये दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली। क्या थी वो पिचकारी? हाँ, उसमें एक लंबी सुई लगाई, इंजेक्शन जिससे बहुत डर लगता है। तो एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कूच कर दवा डाल दी। पेट में दवा डाल दी, डालते होंगे भाई, चूहा नाथ कातर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। अब जो दवा मंगवाई थी, जो कि 2 रुपए की आई थी, ठीक है, तो 2 रुपए की दवा उस पिचकारी में भरी, उसमें सुई लगाई और मेरे पेट में वो दवा उस पिचकारी अर्थात इंजेक्शन की सहायता से डाल दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए कि देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका दर्द कुछ ही घंटों में एकदम समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर साहब थे, कहते ना कि आधा मर्ज तो डॉक्टर की बातों से ही चला जाता है। यदि डॉक्टर बहुत अच्छे हों, व्यवहार कुशल हों, अक्सर जो होते ही हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है, अरे आप जैसा स्ट्रॉन्ग एकदम इतना अच्छा व्यक्ति ऐसे करता है, अरे आप तो यूं अपने दर्द से जीत जाएंगे, अपनी बीमारी से जीत जाएंगे। तो सच में मरीजों के मन को बड़ी राहत भी मिलती है और उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कहकर डॉक्टर चूहा नाथ कातर जी चले गए, कुछ सांत्वना देते हुए कि आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर चलो ये अच्छा था। पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गई। अरे वाह भाई, चूहा नाथ कातर जी ने तो सच में दर्द को काट दिया। जैसे चूहा कपड़ों को काटता है, वैसे चूहा नाथ कातर जी जो डॉक्टर थे, उन्होंने दर्द की छुट्टी कर दी। हाँ, अब अच्छा लगा थोड़ा। तो उनका जो पीड़ा थी, जो दर्द था, वो रफू चक्कर हो गया। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होने में लगे। कोई भी बीमारी आती तो बड़े जल्दी से है, लेकिन जाने में काफ़ी देर लगाती है। वही बात कि कोई भी चीज़ हो,
अब बीमारी आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन जब गई तो हालत खस्ता हो चुकी थी, बड़ी कमज़ोरी आ चुकी थी। और किसी ने बताया था गरम बोतल, मतलब पानी गरम करके बोतल से सिकाई कीजिए, तो पेट में छाले से भी पड़ गए थे। अधिक बार बार गरम बोतल से सिकाई करने में तो कम से कम पूरा 1 हफ्ता लगा स्वस्थ होने में। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा, क्योंकि उनकी दवा से आराम तो लगा, तो थोड़ी राहत मिली। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। 18 आना, 25 पैसे होते थे, 50 पैसे से 5 पैसे भी देखे हैं हमने भी, सच में 5 पैसे देखे हैं, 10 पैसे देखे हैं, 20 पैसे देखे हैं, फिर 25, 50 और 1 रुपये तो आपने भी देखा है। 5 पैसे की 5 गोलियां आती थी संतरे वाली, आहा बहुत अच्छी लगती थी। तो अब ये बात और पहले की है। 18 आना और 16 आना का शायद अर्थ होता था कुछ 1 रुपये, अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। तो 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा का स्वाद किसको अच्छा लगता है बताओ? क्या किसी को दवा अच्छी लगती है? 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दा के मुख में भी डाली जाए तो क्या हो जाएगा? यदि मान लो मुर्दा के मुख में भी डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। ऐसा अजीब सा स्वाद था उसका। बचपन में जब बेटा दवा, डॉक्टर्स की चिकित्सा ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो आपने वो सुना होगा ना, एक वो गिलोय, जिसको अभी गिलोय कहते हैं, हाँ बाबा रामदेव वाली जो गिलोय है, उसका सेवन किया होगा। तो बचपन में जब कभी बुखार या खांसी या कुछ भी होता था, तो गांव में दादाजी वही गिलोय, जिसको गुरबेल नाम से जाना जाता है, उसका रस निचोड़ कर और जब वो पिलाते थे तो ऐसा लगता था कि करें क्या, लेकिन सच में जो भी रोग होता था ना, वो रफू चक्कर हो जाता था। तो ऐसा ही उन्होंने बताया है। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दा के मुख में भी डाल दी जाए तो वह तिल मिला उठे। ऐसी थी दवा। 15 दिनों के बाद में डॉक्टर साहब के घर गया। क्यों? अरे धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छा इलाज जो किया, सच में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उस दर्द से राहत पा सकूंगा। बेढप जी गए किसके घर? चूहानाथ जी के घर, डॉक्टर साहब के घर धन्यवाद कहने। तो 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए, जो कि बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए। ये हमारे अच्छे, मतलब हमारे संस्कारों को दिखाते हैं। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो दवा के बारे में तो आप जान ही चुके कि यदि मुर्दा के मुंह में भी डाल दो तो वो भी तिल मिला उठेगा। उन्होंने कहा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी डॉक्टर साहब। वे बोले ये तो आपकी इच्छा पर है। हैं? क्यों भाई? यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। समझ रहे हो? अपेंडिक्स की बीमारी। यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो आपको हमेशा के लिए इस बीमारी से जूझना पड़ेगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। बाप रे, क्या कहना चाहते हैं ये? देखो जरा, उन्होंने कहा कि आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे भी देरी हो जाती तो उनको जीवन भर रोना पड़ता। क्या हो जाता? वही जो आप समझ रहे हैं। वह तो कहिए, आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों और दवा पी लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो अब ऐसा जब डॉक्टर कहेगा तो भाई दिल में दहशत तो बैठ ही जाएगी। बेढप जी ने क्या कहा होगा बताओ? उन्होंने क्या कहा होगा कि नहीं, दवा कड़वी है, मैं और नहीं पी सकता, या कहा होगा जी डॉक्टर साहब आप जैसा कहें। क्या हुआ होगा? बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। इसी बीच में और देखिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे माँ के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी।
बोला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मालूम ही नहीं। ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातरों को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। अब पेट दर्द था, जैसे तैसे पेट दर्द का इलाज चल रहा था, खतरनाक सी दवा पी जा रही थी। अब सिर में दर्द, सिर का दर्द भी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ बेटा, मैंने अनुभव किया है ना, इसलिए बता सकती हूँ। क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्ज का नाम लिया था उनका रूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। कहीं ऐसा ना हो जो डॉक्टर साहब तरह तरह के रोगों का नाम बता रहे हैं वो मुझे भी हो जाए। अब बताओ, इसलिए कहते हैं बेटा ज्यादा अपने आप पर वो नहीं करना चाहिए। कि बेढप जी के बारे में देखिए आपने, अभी हमने पढ़ा था ना, काश मैं बीमार हो जाऊं ऐसा कह रहे थे वे। लोग मेरे इर्द गिर्द घूमें, मेरा हालचाल पूछें, मेरी परवाह करें। मेरी इच्छा है मैं बीमार हो जाऊं, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा है। भाई मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा डॉक्टर मतलब बेढप जी ने कहा था, लेखक ने कहा था। तो फिर मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहां आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। तुरंत गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि बिना डॉक्टर के मेरा मर्ज या मेरी बीमारी तो ठीक होने वाली है नहीं। इसलिए वो तुरंत उन्होंने एक आदमी को दौड़ाया डॉक्टर साहब के साथ कि इंजेक्शन लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। बेचारा, अब लेखक को देखिए, इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त ना हो। मतलब कितना लिखें, जो हालत थी खतरनाक थी, सिर ऐसे फटा जा रहा था। हाँ, मुझे लग रहा था जैसे अब तो मेरी हालत बस से बदतर होती जा रही है। सूचना मिली डॉक्टर साहब नहीं है, कहीं गए हैं। और एक परेशानी, मोबाइल्स तो हुआ नहीं करते थे कि हम पूछ लें, हेलो डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं, कितनी देर से आ रहे हैं, कृपया आ जाएं। कुछ नहीं था। आदमी को बार बार दौड़ाया जाएगा, कहाँ गए हैं ये सूचना मिलेगी। ठीक है, हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। अब जब हमें कोई दर्द या पीड़ा या कोई बात मन में होती है तो हम पलटते रहते हैं ना, इधर पलट रहे हैं उधर पलट रहे हैं। तो ऐसा ही लिखा है उन्होंने कि हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। हवाई जहाज का पंखा क्या ऐसा चलता है इतनी तेजी से कि पता ही नहीं चलता, बस वो दे दिया उन्होंने। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी की बात मानता था और ना कोई निश्चय हो पाता था। जब कभी बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर किसी निर्णय पर पहुंचे ना और सबको ये कह दिया जाए कि भाई आप सबके निर्णय माने जाएंगे या सर्वसम्मति से ही निर्णय होगा, तब तो निर्णय लेना और भी बहुत कठिन होता है। पता है क्यों? मान लो यदि 2 लोगों के बीच में कोई निर्णय है तो भाई चलो हो गया। उसी में यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यदि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे ना तो वो कहेगा मैं सही कह रहा हूं, वो कहेगा मेरी बात मानिए, कोई कहेगा मेरी बात मानिए, तो वो निर्णय तक कभी बात ही नहीं पहुंच पाएगी। क्या किया जाए? निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी बात को मानता था और ना ही किसी निश्चय पर पहुंचे। अब क्या करें? हाँ, क्या इसी तरह कराते रहे? देखते हैं। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास, और मेरा जो दर्द था और बढ़ता जा रहा था। मैं कराह रहा था, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, बस अपनी बहसों में लगे हुए थे। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री, बेटा एक ही नाम लग रहा है यार, इधर आओ देखो,
क्या पंडित जी की विजय हुई और उन्होंने क्या नाम लिया? आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेद के आचार्य हैं। कौन है भाई वो? रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज, पंडित सुखदेव। ऐसा लग रहा है किसी सभा में बुलाए जा रहे हैं। कौन? आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज, पंडित सुखदेव शास्त्री पधार रहे हैं। ये नाम सामने आया, को बुलाने की बात तय हुई। कम से कम इस बात पर पहुंचा गया, इस निश्चय पर पहुंचे कि हाँ, अब कविवर को बुलाया जाए, मतलब जो पंडित जी हैं, आचार्य हैं, उनको बुलाया जाए। आयुर्वेद के अच्छे खासे ज्ञाता है। चलो ठीक है भाई। अब एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, जिसको पौन घंटा भी कहा जाता है। लगभग 45 मिनट बीत गए, परंतु ना वैद्य जी आए, ना भेजे गए सज्जन का ही पता चला। और दर्द था जैसे कि घास की तरह बढ़ा जा रहा है। तुरंत एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता चला जा रहा था। दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं, और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। 45 मिनट से ज्यादा हो गया है, लगभग 1 घंटा हो गया है। अब जो सज्जन गए थे वे जैसे तैसे करके वापस आए। एक प्रश्न करूं, क्या वे सज्जन आचार्य, आयुर्वेदाचार्य जी का पता लेकर आए? क्या उनको वे साथ में लेकर आए होंगे? बताओ, जल्दी बताओ। या फिर वे अकेले ही अपना समूह लेकर आ गए होंगे? जल्दी बोलिए। अब देखो, वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। भगवान, मरीज को देखने के लिए भी पत्रा देखना पड़ेगा। क्या बोले वो? अपना पत्रा खोला पंडित जी, बोले कि देखो, अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। ये सब बताया गया। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कुछ समय बाद उन्होंने पत्रा देखा कि देखिए, अभी पत्रा देखा, सॉरी, घड़ी नहीं देखी, पत्रा देखा कि अभी ये समय चल रहा है, आप इतने देर बाद आइए, इतने समय बाद मैं चलने को तैयार हो जाऊंगा। इंतज़ार किया गया। एक एक पल जैसे कई कई दिनों की तरह बीत रहा था। लेखक बेढब जी की हालत और बदतर होती जा रही थी, लेकिन चूंकि कह दिया था तो बुलावा भेजना था। कोई आधे घंटे बाद, वाह वाह वाह, धन्य हो आयुर्वेदाचार्य जी की, कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। पालकी पर सवार होकर आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था। जनेऊ जानते हो बेटा? जनेऊ का एक और नाम क्या है? किसी को पता है? यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत ये भी कहते हैं, यज्ञोपवीत। ठीक है, इसको कहते हैं जनेऊ को, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे। ऐसा क्यों कहा बताओ जरा? सूत के अर्थात जनेऊ के रंग को देखकर ये क्यों लगा कि कविराज जैसे कुश्ती लड़कर आ रहे हैं? अब शरीर पर उनका सूत के नाम पर जनेऊ था और जनेऊ का रंग देखकर ऐसा लगा जैसे कुश्ती लड़कर आ रहा है। मतलब गंदा था जनेऊ, मटमैला था, जिस तरह का सफेद धागा दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था। बताओ, अब व्यंग्य है जी, सब कुछ एकदम से स्पष्ट रूप में रख देते हैं कवि पर। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली। हाँ,
बताइए 1 मिनट में कितने बार हमारी धड़कन चलनी चाहिए? 72 बार। अब उन्होंने बड़े आराम से देखा, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, 5 मिनट तक। फिर दूसरे हाथ की। बोले वायु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। वायु गैस का प्रकोप है और ये आपके यकृत से घूमकर पित्ताशय में प्रवेश करके आंत में जा चुकी है। इससे मंदारिन का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जो मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। दर्द भी यार बहुत बढ़ता जा रहा था, उनकी बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए तो कवि ने लिख दिया, लेखक ने लिखा ना कि कविराज क्या पता क्या बक रहे थे। दर्द था जो कि बढ़ता जा रहा था और तो और गुस्सा भी आ रहा था कि क्या कह रहे हैं ये, बीमारी देखो ना भाई, तुम पत्रा वत्रा कहाँ देख रहे हो। ठीक है, आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दे दी। अब बताइए क्या पंडित जी की दवा को खाकर लेखक को राहत मिली होगी? कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस भी दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा, पीछा छूटा। 2 दिन दवा की गई, कभी कभी अवश्य कम हो जाता था पर पूरा दर्द ना गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था। क्या करें अब? चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम और दिमाग चाटती थी ज्यादा। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए। अब देखो तरह तरह की सलाह। वे बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे दर्द तो हर किसी को होते रहते हैं, नहीं आते ऐसे राह सलाह देने वाले बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। कहाँ ये पंडित के चक्कर में पड़े हैं। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। हकीम जानते हैं, वैद्य हो गए, हाँ अब हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूं, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। अब लेखक ठहरे व्यंग्यकार, तो उन्होंने कहा मैं बीमारी का जिक्र तो करना चाहता ही हूं, साथ ही साथ हकीम जी की पोशाक के बारे में भी लिखना होगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पाजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं तो अच्छा खासा चौड़ा बना दिया, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरों के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर व्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो, जूता कामदार दिल्ली वाला था। ये उनकी पोशाक थी। हकीम साहब दुबले पतले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी हो, जिसको हम नहीं कहते, ऐसा लग रहा है सिंगल फ्रेम जैसे कि हैंगर पे टंगे हुए कपड़े हों। कुछ ऐसा ही हकीम साहब का हुलिया था। हकीम साहब में नजाकत भी थी। रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। क्यों?
आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है, फरमाइए क्या चल रहा है। मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार है। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार क्या फरमा रहे हैं आप, तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए क्या। अमिया क्या बात करते हैं आप, इस तरह से उन्होंने कहा। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है, मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द यूं रफू चक्कर हो जाएगा मियाँ। ऐसे करते हुए उन्होंने देखा। अब हकीम साहब की बातें सुनकर मन को तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मन जब अच्छा होता है तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैंने कहा, आपकी दुआ है, आपका नाम बनारसी नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी। अब देखो आप, 10 मिनट तक उन्होंने नब्ज देखी। और क्या देखा, और फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूं, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी, कोई फिक्र ना करें आप। चलो भैया, राहत मिली या नहीं, आगे देखते हैं। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयां लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयां मिलती हैं। समझ गए आप कि एक तो आपको फीस भी देनी है और दवा भी आप मेरे यहाँ से ले लीजिए ना, काहे को कहीं और जाने का कष्ट कर रहे हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। वेग मतलब गति, स्पीड। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। अब भाई कहते ना, 17 मुंह 17 बातें। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है साहब, जादू का काम करती है, जादू का। देखी है नन्ही नन्ही गोलियां, साबुदाने की तरह। हाँ, मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि मैंने भी सिरदर्द के लिए होम्योपैथी की गोलियां खाई और सच में मुझे राहत मिली है। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आ गई। लो जी, नानी की मौसी मतलब नानी, अच्छा नानी की मौसी मतलब वो पर नानी हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है बेटा, इन चक्करों में ना पड़ो, कोई ऊपरी हवा का चक्कर हो गया है तुम पर, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। किसको? ओझा को, किसी फकीर को। देखते हैं क्या कहती हैं वो। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है, किसी चुड़ैल ने तुम पर वश में कर लिया है तुमको। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना, इसकी बरौनी किसी ने खड़ी की है। कैसी खड़ी है? क्या समझ रहे हो आप? बरौनी समझते हो? आई ब्रो, देखो इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, किसी चुड़ैल का ही कहर हो है इस पर। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ।
मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊंगा, जाना ही होगा। जो याद काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है, यहां सभी साधन है। ठीक है भाई, सब तैयारियां हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लेवा लेकर आ गए। मैं लखनऊ जाने ही वाला था कि एक मेरे मित्र एक और डॉक्टर को ले आए। उन्होंने कहा और देखा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा मुंह जीभ जो चाहे देखिए, क्या देखना है बताइए, दिखा देता हूं। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित हुआ कि डॉक्टर इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। अब भाई ये भी सही है कि डॉक्टर हंस क्यों रहे थे। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। अच्छा, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा तब क्या करूं। डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहां जाकर दांत निकलवा दीजिए। हाँ, दांत की बीमारी को पायरिया कहते हैं, आपको पता है। दांतों से मसूड़ों के बीच में खून आने लगता है। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यह निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहां से पूछवाया। अब डेंटिस्ट के पास जाएंगे। उसने कहलवाया कि 3 रुपए की दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। मतलब दांत तुड़वाने के 3 रुपए लगेंगे, साफ साफ। अब बताइए आगे करना क्या है। अब क्या हुआ, कुछ दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे। 96 रुपए जानते हो किससे कहते हैं 96? जल्दी से बताओ। 96, बहुत बढ़िया। मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा, मतलब 90। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द देखो सुनो जरा, यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ इतना और खर्च करो भाई, जान है तो जहान है। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा। मैंने सारा हाल कह दिया कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अब श्रीमती जी से पैसे मांगे गए। बताओ क्या हुआ होगा। श्रीमती जी ने कहा होगा कि बिल्कुल आप लीजिए। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्या। ऐसा क्या कह दिया। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा डालो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। लो, पत्नी जी ने एक और अच्छे से कह दिया कि किसी ने कहा दांत निकलवा लो, दांत उखड़वा लोगे, कोई कहेगा बाल, कोई कहेगा मुंह नाक, सब उखड़वाओगे क्या। चुपचाप 15 दिन अच्छे से खाओ पियो, सही हो जाओगे। सबसे बड़ा डॉक्टर पत्नी जी। मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए। समझ में आई बात। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। चिकित्सा का अर्थ होता है उपचार या इलाज। बुलेटिन समाचार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। बेढब बनारसी जी की हालत गंभीर। नीम हकीम खतरे जान, सबको बुलाया गया परंतु दर्द से राहत नहीं। ठीक है, तो बुलेटिन मतलब खबर या समाचार। वैलिड विशेष सेवक। रिफ्रेशमेंट तरोताजा। अब वो बात अलग है कि रिफ्रेशमेंट के जो बॉक्सेस आते हैं उनमें तरोताजा है या बासा है, वो तो फिर कोई जाने। छायावादी एक साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया। एहतियात, सावधानी, प्रादुर्भाव, प्रकट होना। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने बेढब बनारसी जी द्वारा चिकित्सा का चक्कर पढ़ा और बहुत मजा आया। यस, मजा इसलिए क्योंकि नीम हकीम खतरे जान, किसी ने साधु बाबा को बुलाया, किसी ने हकीम को बुलाया, किसी ने ओझा से झड़वाया। आखिर में क्या इलाज काम आया। पत्नी जी का कोई इलाज नहीं करवाना, कहीं पैसे नहीं फेंकना है, अच्छे से खाना खाओ, सही हो जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेढब बनारसी जी का ये व्यंग हमें बहुत इसने हंसाया, गुदगुदाया। और इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स भी आपको खेल खेल में सब कुछ सिखा देगा।
बिल्कुल। हाँ जी, मुंतजर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने कमेंट किया है कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सबके लिए है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।